हमारे घर की नौकरानी राधा रात के 11 बजे घर के दूसरी मंजिल से आ रही थी। वह पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी। उसका पूरा शरीर थका हुआ लग रहा था। फिर मैंने जो देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके पीछे मेरा जवान बेटा विवेक भी आ रहा था। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। दोस्तों, आगे कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूले। मेरे घर में सिर्फ हम 3 लोग रहते थे, मैं, मेरे पति और मेरा 22 साल का जवान बेटा। मेरे बेटे का नाम विवेक था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वो एक कंपनी में जॉब करता था। हमारे घर जो नौकरानी काम करती थी, उसको मैंने मेरे बेटे विवेक के कहने पर रखा था। एक बार मैं और विवेक नानी के घर गए थे। वे लोग गांव में रहते थे। मेरी माँ के यहाँ एक नौकरानी काम करती थी। वह बहुत सालों से माँ के यहाँ काम कर रही थी। उसकी 2 बेटियाँ थीं। एक की शादी हो गई थी, दूसरी थी राधा, जो हमारे घर काम करती थी। एक दिन अचानक राधा की माँ को हार्ट अटैक आ गया और वह शांत हो गई। अब राधा का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके पिता तो राधा के बचपन में ही गुजर गए थे। एक माँ ही थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी बहन ने तो राधा को रखने से साफ मना कर दिया था। राधा को मैं उसके बचपन से जानती थी। वह एक चुलबुली लड़की थी। उसका खूबसूरत चेहरा, तीखे नैन नक्श, गोल मटोल कपत, पतली कमर, गोरा बदन और ऊपर से खनकती हुई आवाज़। उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगते थे। मेरी माँ ने कहा, बेटा, इस जवान लड़की राधा को तुम अपने साथ ले जाओ। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और इसे अपने घर में नहीं रख सकती। समय का विश्वास नहीं है, कब किसकी नीयत बदल जाए, कह नहीं सकती। माँ ने मेरी खूब सेवा की है। अब मेरा फ़र्ज़ है कि उसकी अमानत को सही तरीके से रखूं। इसे घर गृहस्थी का काम सिखा दूं। एक अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी कर देना। तभी विवेक भी बोला, माँ, नानी सही कह रही हैं। राधा को अपने साथ रख लेते हैं। वह घर के कामों में तुम्हारा हाथ बटाएगी और तुमको भी थोड़ा आराम मिलेगा। उस समय मुझे विवेक की नीयत के बारे में मालूम नहीं था। मुझे लगा उसे अपनी माँ की चिंता थी, इसलिए ऐसा बोल रहा। पर मुझे क्या पता था कि बात कुछ और थी। फिर राधा को लेकर हम घर आ गए। कुछ ही दिनों में राधा हमारे घर में घुल मिल गई। अब वो अपनी माँ को भी याद नहीं करती थी। मुझे घर का कोई भी काम नहीं करने देती थी। बोलती थी, मैडम जी आप आराम करो, मैं हूँ, सब काम कर लूँगी। और वह विवेक का भी खूब ख्याल रखती थी। दोनों एक दूसरे से खूब हंसी मजाक करते थे। राधा को आए 4 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे भी अपने लिए टाइम मिल जाता था। पहले तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। एक बार मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ शादी में जाना था। उसके देवर की शादी थी। मैंने विवेक को कहा, तुम भी मेरे साथ शादी में चलो। विवेक ने मना कर दिया कि मेरे ऑफिस में ज़्यादा काम है, मैं नहीं जा सकता। तभी राधा बोलती है, छोटे साहब नहीं जाएंगे तो उनका खाने का ख्याल कौन रखेगा? मैडम जी आप और बड़े साहब चले जाओ, मैं छोटे साहब यहीं रुक जाते हैं। तभी विवेक बोलता है, हाँ, राधा को यहीं छोड़ देना, वो मेरा खाना बना देगी। मैंने कहा, बाहर से मंगवा लेना। तभी विवेक बोलता है, बाहर का खाना मुझे अच्छा नहीं लगा। उस समय मुझे विवेक की बातें थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि पहले भी हम बाहर जाते थे तो विवेक अपना खाना बाहर से मंगवा लेता था। बाहर का खाना बड़े शौक से खाता था। अब ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा, ठीक है, हम ही चले जाते हैं। पर मुझे यहाँ पता था कि इनके मन में क्या चल रहा। फिर मैं और मेरे पति शादी में चले गए। अब घर में राधा और विवेक अकेले थे। मुझे दोनों के बारे में अजीब सा ख्याल आ रहा था कि मैंने इन दोनों को अकेले छोड़कर कोई गलती तो नहीं कर दी। पर मैंने अपने मन को समझा लिया। मुझे अपने बेटे विवेक पर पूरा विश्वास था कि वह कोई गलत काम नहीं कर सकता। जब हम शादी से वापस आए तो मैंने देखा कि राधा कुछ बदली बदली सी लग रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो बहुत कमज़ोर नजर आ रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तभी राधा ने बोला, सब ठीक है मैडम जी, मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी रात हो जाती है। विवेक के पापा खाना खाकर सो जाते हैं। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने रूम में किताबें पढ़ रही थी। तभी मुझे प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए किचन में जाती हूँ तो मुझे अपने घर की दूसरी मंजिल से सिसकने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि हमारे घर की नौकरानी राधा रात के 11 बजे दूसरी मंजिल से आ रही थी। वो पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी। पसीने से उसके शरीर के कपड़े भी गीले हो गए थे। वह ज़ोर ज़ोर से हाँफ रही थी।
उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कोई मेहनत का काम करके आ रही हो। मैं थोड़ी देर खड़ी रहती हूँ ही मैंने जो देखा उसे देखकर मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने अपनी आंखों को 2-3 बार मला। शायद ये नज़ारा जो मैं देख रही थी वो गलत हो, पर मैंने देखा मेरा बेटा विवेक भी दूसरी मंजिल से आ रहा था। वो भी पसीने पसीने हो रही थी। उसके कपड़े भी पसीने में पूरी तरह गीले हो रहे थे। उसने सिर्फ बनियान पहनी थी। फिर दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। मैं हॉल में अपना सिर पकड़कर बैठ जाती हूँ। अब मुझे तो प्यास लग रही थी और नींद नहीं आ रही थी। मैंने ये क्या देखा? मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ये सब सही नहीं होना चाहिए। घर की दूसरी मंजिल पर तो सिर्फ विवेक पहले पढ़ाई करता था, आजकल तो वह भी नहीं करता क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं रहता। लेकिन आज इतनी रात को अकेले दूसरी मंजिल पर राधा और विवेक क्या कर रहे थे? और राधा की सिसकने की आवाज़ क्यों आ रही थी? यह सोचते सोचते मेरी नींद कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि आज राधा बहुत खुश लग रही थी। उसने आज नया सूट पहना था। वह किचन में काम कर रही थी। मैंने पूछा, ये नया सूट तुमने कब लिया? तुम तो कभी बाजार नहीं जाती। वह बोली, छोटे साहब लाए थे जब आप शादी में गए थे। तब मैंने राधा के गाल पर जो देखा उसने मुझे मजबूर कर दिया गलत सोचने पर। मैंने राधा के गाल पर काटने के निशान देखे, जैसे किसी आदमी ने कसकर काटा हो। राधा उस निशान को अपने दुपट्टे से मुझसे छुपाने का प्रयास कर रही थी। तभी विवेक किचन में आ गया और राधा से बोला, राधा मेरा मिल्क शेक बना दिया? मैंने बोला, तुम्हें तो मेरे सिवा किसी और के हाथ का मिल्क शेक पसंद नहीं है। विवेक बोला, पहले पसंद नहीं था, पर अब राधा के हाथ में क्या जादू है, वो आपसे ज़्यादा टेस्टी मिल्क शेक बनाती है। एक बार आप पीकर देखो माँ। मैं गुस्से से बोली, तुम ही पियो, और वहाँ से चली जाती हूँ। मैं किचन के बाहर खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। विवेक राधा से बोला, राधा तुम दिन पर दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही हो। तुम ऐसे ही कमज़ोर होती रही तो तुम ठीक से कुछ नहीं कर सकती। तुम एक गिलास बादाम वाला दूध रोज़ रात में ऊपर आने से पहले पी लिया करो, नहीं तो तुम्हारे शरीर में वह ताकत नहीं रहेगी जिसकी अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विवेक की राधा की बातें मेरे हृदय पर गहरा घाव कर रही थीं। दोनों की बातें सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। अब मुझे लगने लगा था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। इससे पहले विवेक कभी भी राधा से इस तरह की बातें नहीं करता था। अब क्यों करता है? कहीं मैंने राधा को अपने घर में रख कर गलती तो नहीं कर दी? कहीं इसने मेरे बेटी को फंसा तो नहीं लिया? विवेक से कहा, हमें अब राधा की शादी कर देनी चाहिए। विवेक बोला, माँ इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मुझे उससे बहुत कुछ सिखाना बाकी है। ये बोलकर विवेक वापस चला जाता है। दिन भर मेरे दिमाग में राधा और विवेक की बातें चल रही थीं कि विवेक राधा की शादी के लिए क्यों मना बोल रहा था। राधा और विवेक दोनों मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हैं। अब रोज़ रात को 11 बजे राधा को दूसरी मंजिल से आते देखती हूँ और उसके बाद विवेक आता है। जब दोनों ऊपर से नीचे आते हैं तो दोनों थके हुए होते हैं। मैंने सोचा अब मैं इन दोनों का राज जानकर ही रहूँगी। दोनों 11 बजे रात को दूसरी मंजिल पर क्या करते हैं? यदि मैं इन्हें जाकर पूछूंगी तो ये मुझसे झूठ बोल देंगे और सतर्क हो जाएंगे। मैं इन्हें रंगे हाथों पकड़कर ही रहूँगी। फिर विवेक के पापा को सारी बातें बताऊंगी। इस राधा की बच्ची को धक्का मार के घर से बाहर निकालूंगी। ये छोटे लोग दीमक की तरह होते हैं, जिस घर में रहते हैं उसी को खा जाते हैं। फिर मैं उन दोनों के ऊपर आने से पहले आकर एक पर्दे के पीछे छिप जाती हूँ। पहले राधा कमरे में आती है, फिर 5 मिनट बाद विवेक भी आ जाता है। फिर मैंने जो देखा उस पर मेरी आत्मा को विश्वास नहीं होता। उस मंजर को देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी। मैं जोर जोर से रोने लगती हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर विवेक मेरे पास आया, बोला, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो, वो भी पर्दे के पीछे? मैंने बोला, मुझे छोड़ो, अपनी बताओ, तुम दोनों इतनी रात को ये क्या कर रहे हो? और राधा तुम बताओ, ये काम करने की उम्र तुम्हारी है? क्या तुम्हें ये सब सोचना चाहिए? फिर विवेक बोलता है, माँ राधा से कुछ मत कहो, ये सब कुछ करने को राधा से मैंने कहा था। मैंने कहा, बेटा तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, वो भी इस लड़की के लिए? क्या लगता है ये तुम्हारी या हमारे घर की नौकरानी है? फिर विवेक ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मेरी रूह कांप जाती है। विवेक बोलता है, माँ जब आप लोग शादी में गए थे तब घर में कोई नहीं था,
तो मैंने अपने 2 दोस्तों को घर बुला लिया था। उन्होंने साथ में ड्रिंक भी लाए थे। मेरी लाख मना करने पर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पिला दिया और राधा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। इन दरिंदों ने राधा के कपड़े फाड़ दिए और उसके गाल पर काट लिया। यदि उस दिन सही समय पर नहीं आते तो उस दिन राधा के साथ क्या होता वो भगवान ही जानता है। आज राधा जिंदा नहीं होती। ये सब मेरे कारण हुआ माँ। मैंने अपने दोस्तों की बुरी नीयत को नहीं पहचाना, इसलिए उस दिन से मैंने ठाना है कि राधा को इतना मजबूत बनाऊंगा कि वो स्वयं अपनी रक्षा कर सके। इसलिए मैं यहाँ लाकर राधा को कराटे सिखाता हूँ और उसे पढ़ाता हूँ ताकि वो इस समाज में सिर उठाकर जी सके। मैंने राधा को अपनी बहन माना है और इससे वादा किया है कि इसकी हर खुशी का ख्याल रखूंगा। इसका भाई जिंदा है, इसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। इसके लिए सबसे अच्छा लड़का ढूंढूंगा और इसकी शादी धूमधाम से करूंगा। ये मेरी छोटी बहन है। फिर मैं राधा को गले लगाकर रोने लगती हूँ। मैंने पूछा, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? राधा तुम इतना सब सह रही थी। विवेक बोलता है, माँ राधा ने मना कर दिया था। उसने कहा मैडम जी को मत बताना, नहीं तो वे आपको बहुत डांटेंगे और चिल्लाएंगे। फिर विवेक बोला, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने बोला, बेटा तुम दोनों को इस तरह रोज रात को अकेले दूसरी मंजिल से आते देखकर मैं शक कर रही थी, इसलिए मैं जानना चाहती थी कि तुम दोनों अकेले में क्या करते हो। बेटा और राधा तो मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों के बारे में इतना गंदा सोचा। मुझे अपनी सोच पर शर्म आ रही है। मुझे गर्व है मेरे बेटे पर कि वो राधा के बारे में इतनी अच्छी सोच रखता है। भगवान करे तुम दोनों भाई बहन को किसी की नज़र ना लगे। ऐसे भाई बहन के रिश्ते को भगवान हमेशा बनाए रखे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि औरत चाहे नौकरानी हो या घर की बेटी, उसकी इज्जत सबसे ऊपर होती है। हमें उन्हें हमेशा सुरक्षा और सम्मान देना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।